आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH21 मेरी हीर। करीब 4 बजे उन तीनों की नींद फोन कॉल से खुली। यार माही है, किसका फोन बज रहा? जिसका भी है जल्दी उठाओ। पाखी ने नींद में ही कहा। तेरा ही है, जल्दी से उठा ले, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, फालतू में डिस्टर्ब हो रहा है। माही ने कहा। यार कौन है जो अब चैन से सोने भी नहीं दे रहा है? पाखी ने कहा और साइड में टेबल पर पड़े अपने फोन को उठाकर बिना नंबर देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। कौन जालिम इंसान है जिसे मुझे चैन से सोते देखकर खुशी नहीं मिल रही है? पाखी ने नींद में ही कहा। बेटा, अगर अब भी तुम्हारी नींद नहीं खुली तो मैं जरूर जालिम इंसान बनते देर नहीं लगाऊंगी। फोन की दूसरी तरफ से थोड़े गुस्से भरी आवाज में शारदा ने कहा। उनकी आवाज सुन पाखी की जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। सॉरी माँ, वह मुझे नहीं पता था आप हो, पाखी ने हड़बड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले तुम माही और विधि को भी बुला लो, शारदा जी ने कहा। 1 मिनट माँ, आप होल्ड कीजिए, पाखी ने ये कहा और कॉल को होल्ड पर कर दिया। फिर उसने अपने पैर से माही के पैरों को हटाया। माही जल्दी उठ, माँ का फोन आया है, जल्दी उठ जा, पाखी ने माही को हिलाते हुए कहा। हाँ यार उठ रही हूँ, माही ने बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेते हुए कहा। विधि भी अब तक उठ चुकी थी। अब तुम दोनों की नींद खुल गई हो तो मैं फोन को होल्ड से हटा देती हूँ, पाखी ने उन दोनों को देखकर कहा और वापस फोन पर बात करने लगी। जी माँ, मैंने फोन को स्पीकर पर कर दिया है और माही और विधि भी यहीं पर है, पाखी ने फोन पर कहा। तुम तीनों को आज रात एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाना है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं तुम तीनों से नहीं कहती, शारदा ने कहा। पर आमोस, आप और अंकल क्यों नहीं जा रहे हो? माही ने पूछा। वह मेरी मासी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मैं और तुम्हारे अंकल वहां जाने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हैं। हमें रास्ते में पार्टी के बारे में याद आया और अंश भी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है और उसको आने में वक्त लगेगा, इसलिए मैंने तुम सबको कहा है, शारदा ने माही को समझाते हुए कहा। पर आंटी, मैं वहां पर क्या करूंगी? विधि ने पूछा। बेटा, मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है कि तुम इन दोनों को लड़ाई या कोई और परेशानी खड़ी करने से रोक सकती हो। तुम तीनों में सिर्फ एक तुम ही समझदार हो, बाकी तो ये दोनों शैताने हैं, शारदा ने कहा। ये सुन माही और पाखी का मुंह बन गया, जिससे देख विधि को हंसी आने लगी। ओके आंटी, मैं भी चली जाऊंगी इन दोनों के साथ, आप टेंशन ना ले, मैं सब संभाल लूंगी, विधि ने कहा। ठीक है, और हाँ, अगर माही और पाखी इस बार तुम दोनों ने कोई भी परेशानी खड़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शारदा ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ओके, माही और पाखी ने साथ में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम और पार्टी वेन्यू का एड्रेस मैसेज कर दूंगी, ये कहकर शारदा ने फोन कट कर दिया। 1 मिनट बाद ही पाखी के फोन में मैसेज आया। उसे देख उसने उन दोनों से कहा, पार्टी रात 8 बजे है, होटल पैराडाइज में। अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं, अभी भी हमारे पास 4 घंटे हैं, 1 घंटे में हम सब तैयार भी हो जाएंगे। मैं किसी को कहकर पार्टी के लिए ड्रेस मंगवा लेती हूँ, माही ने कहा और किसी को फोन करने लगी। फोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो बॉस। हेलो शौर्य, वो आज रात को मुझ एक पार्टी में जाना है, तुम मेरे, विधि और पाखी के लिए ड्रेस का अरेंजमेंट करो। यस बॉस, मैं अभी 3 पार्टी वियर ड्रेस आपके घर पर भिजवा देता हूँ, शौर्य ने कहा। तुम अभय को भी कह देना कि इस बार मेरे पीछे कोई भी गार्ड सीक्रेटली मुझे फॉलो ना करें, मैं सब कुछ खुद संभालूंगी, इज दैट क्लियर, माही ने कहा। पर बॉस, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो और ये खतरनाक भी हो सकता है, शौर्य ने थोड़ी परेशानी में कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू जस्ट फॉलो माई ऑर्डर, माही ने सख्ती से कहा और फोन कट कर दिया। तुमने गार्ड को तुमको फॉलो करने से मना क्यों किया? पाखी ने कंफ्यूजन के साथ माही से पूछा। मैं सोच रही हूँ अब से गार्डस को मुझे फॉलो करने के लिए मना कर देती हूँ। वैसे भी मुझे कोई पहचानता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गार्डस को देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पता है गार्डस अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे
और किसी के सामने नहीं आएंगे, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकती। माही ने सीरियस लहजे में कहा। मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है, पाखी ने माही का साथ देते हुए कहा। चलो अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी पार्टी में भी टाइम है। ये कहकर माही वापस बेड पर लेट गई। विधि भी माही के बगल में सो गई। तुम दोनों अकेली नहीं सो सकती, मैं भी सोऊंगी, पाखी ने कहा। पहले अलार्म लगा दो, अगर पार्टी में लेट हो गए तो आमदस हमें छोड़ेगी नहीं, माही ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी अलार्म सेट कर देती हूँ। अलार्म सेट करने के बाद पाखी भी उन दोनों के साथ सो गई। उधर आर्यन सुबह जल्दी ही रजावत हवेली से निकल गया था। रास्ते में उसे ऋषभ का कॉल आया। हेलो आर्यन, आज रात को मिस्टर शुक्ला ने डील साइन होने की खुशी में पार्टी रखी है और हमें आने के लिए कर रिक्वेस्ट रहे हैं। देव और अभी का भी जाने का मन है, पर वो तेरे साथ जाना चाहते हैं। और तुम उस दिन भी पार्टी में नहीं आए थे, कभी कभी तो अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल लिया कर, ऋषभ ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। ठीक है, देव और अभी को बोल देना रात को तैयार रहें, आर्यन ने इतना कहा और फोन कट कर दिया। पता नहीं है मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गया, कितना बोरिंग है। फिर भी मेरी हीर बहुत अच्छी है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए फोन की स्क्रीन को घूरते हुए कहा। बाद में उसने अभी और देव को भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर बता दिया कि आर्यन मान गया है और रात को वह दोनों तैयार रहे। देव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खड़ूस भाई पार्टी में जाने के लिए मान गया। उसने ऋषभ से पूछा, अगर भाई उस दिन की तरह नहीं आए तो? वो आएगा, मैंने कहा है ना, मेरी हीर अपने रांझा को धोखा नहीं देगी, ऋषभ ने फोन पर कहा। भाई के बचपन के बड़ी आर्यन भाई को हीर कहना अब बंद कर, दो भाई की जिंदगी में अब भाभी आ चुकी है, देव ने कहा। हाँ, अगर भाभी ने कुछ गलत समझ लिया और भाई को छोड़ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ने टेंशन में कहा। नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से तो मुझे मेरी भाभी मिली है, मैं उनको ऐसे कैसे भाई को छोड़ने दे सकता हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं भाभी को बोल दूंगा कि भाई के इस बेस्ट फ्रेंड को दौरे पड़ते हैं, देव ने जल्दी से कहा। ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कोई दौरे वोरे नहीं पड़ते, और वैसे भी मैं कौन सा भाभी के सामने आर्यन को मेरी हीर कहता हूँ, ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा। वो तो ठीक है, पर अब आप भी अपने लिए एक दूसरी हीर को ढूंढ लीजिए, अभी ने कहा। यार ढूंढ तो रहा हूं पर कोई मिल ही नहीं रही है, पता नहीं मुझे मेरी हीर कब मिलेगी, ऋषभ ने उदास होकर कहा। आप चिंता मत करो, आपको भी जल्द ही अपनी हीर मिल जाएगी, देव ने कहा। कुछ ऐसी ही उलझलूल बात करके उन तीनों ने कॉल कट कर दिया। उधर जब 6 बजे अलार्म बजने लगा तब जाकर उन तीनों की नींद खुली। वह लोग अपने मुंह हाथ धोकर नीचे सोफे पर आकर बैठ गई। पुष्पा आंटी ने उनके पास आकर कहा, माही बिटिया, अभी 1 घंटे पहले एक आदमी आया था, वह ये बॉक्स देख कर गया है, उसने कहा ये तुमने मंगवाया है। हाँ आंटी, उसमें हमारे कपड़े हैं जो हम लोग आज रात पार्टी में जाने के लिए पहनेंगे, और आंटी हम लोग डिनर करके आएंगे, आप हमारा खाना मत बनाना, माही ने कहा। ठीक है बेटा, रुको, मैं अभी तुम्हें वह बॉक्स लाकर देती हूँ। ये कहकर पुष्पा आंटी वो बॉक्स लेने चली गई। उन्होंने वो बॉक्स लाकर माही को दे दिया और किचन में चली गई। विधि ने बॉक्स को खोला तो उसमें 3 बहुत ही सुंदर पर सिंपल पार्टी वियर ड्रेस थी। उन तीनों ने अपनी ड्रेस ली और रूम में तैयार होने चली गई। CH22 अनटाइटल्ड चैप्टर। विधि ने बॉक्स को खोला तो उसमें 3 बहुत ही सुंदर पर सिंपल पार्टी वियर ड्रेस थी। उन तीनों ने अपनी ड्रेस ली और रूम में तैयार होने चली गई। विधि जब तैयार होकर नीचे आ रही थी तभी उसे पाखी भी रूम से आती दिखी। पाखी ने आज ग्रीन कलर की वी नेक ऑफ शोल्डर गाउन के साथ हल्की रेड लिपस्टिक और बालों का बन बना रखा था। वाह, तुम तो आज बड़ी हॉट लग रही हो, विधि ने पाखी के पास आते हुए कहा। मेरा तो पता नहीं, पर तुम जरूर आज मस्त एकदम पटाखा लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो जरूर तुझे भगा कर ले जाती, पाखी ने विधि को आंख मारकर कहा। विधि ने पीकॉक ब्लू कलर की 1 शोल्डर गाउन पहन रखी थी, उसके साथ पिंक लिपस्टिक और बालों का स्ट्रेट करके एक साइड कर रखा था। तुम भी कुछ भी बकवास करती रहती हो, अब चल, विधि ने कहा और हॉल की तरफ जाने लगी। वह दोनों सोफे पर बैठकर माही का वेट करने लगी।
5 मिनट बाद ही उन दोनों को सीढ़ियों से हील की आवाज आने लगी। जब उन दोनों ने उस तरफ देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। माही आज गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की बैकलेस गाउन के साथ लंबे लंबे ईयर रिंग और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और बालों को कर्ल कर रखा था। माही उन दोनों के पास आई, लेकिन जब उसने देखा वह दोनों अपनी आंखें फाड़े बस उसे ही देख रही हैं, तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। क्या मैं ठीक नहीं लग रही? नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे तो डर है कहीं कोई तुम्हें उठाकर ही ना ले जाए आज, विधि ने कहा। हो गई तुम दोनों की बकवास, तो चलो वरना हम लेट हो जाएंगे, माही ने मुंह बनाकर कहा। वो तीनों फिर घर से निकल गई। वह तीनों जल्दी ही होटल पैराडाइज पहुंच गई। जब वो कार को पार्क कर रहे थे तो विधि ने कहा, देखो मैं पहले ही तुम दोनों को कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, खास करके माही तुम। यार, मैं तो कभी कुछ करती ही नहीं हूँ, वो तो ये जालिम दुनिया ही मुझे परेशान करती रहती है, माही ने एक क्यूट पप्पी की तरह फेस बनाकर कहा। तुम ना अगर ये सोच रही हो कि तुम्हारे इस क्यूट को फेस देखकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आंटी ने मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी दी है, समझे, विधि ने सख्ती से कहा। ठीक है पाखी, और माही ने किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह कहा। जब है तीनों हॉल के एंट्रेंस पर पहुंची तो सबकी नजर उन तीनों पर ठहर गई, खास करके माही पर। सभी लड़के बस उन तीनों को ही घूर रहे थे। वही लड़कियों को भी माही की इस नेचुरल ब्यूटी से जलन हो रही थी। उन तीनों ने सभी को इग्नोर किया और एक टेबल पर जाकर बैठ गई। जल्दी पार्टी के होस्ट मिस्टर संदीप शुक्ला उनके पास आए और कहा, मुझे तो लगा था मिस्टर एंड मिसेस जोशी आएंगे आज पार्टी में। अंकल, वो मॉम डैड को अर्जेंटली किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से शहर के बाहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने हम तीनों को भेजा है। ये है मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड विधि और माही, पाखी ने संदीप से कहा। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आप सब पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैं बाकी गेस्ट से मिलकर आया। यह कहकर संदीप वहां से चले गए। यार, मुझे ये बिजनेस पार्टी बहुत बोरिंग लगती है, पाखी ने कहा। हाँ, पर क्या करें, अगर यहाँ नहीं आते तो अमदस पक्का हमें बिना साबुन पानी के ही धो देती, माही ने कहा। यार, तुम दोनों की वजह से मैं भी फालतू में यहाँ फंस गई, विधि ने नाराजगी से कहा। बस यहाँ तक थे तेरे वो दोस्ती के वादे, पाखी ने नौटंकी करते हुए कहा। मेरे सामने ज्यादा ये नौटंकी मत कर, तुम खुद तो हर बार मुझे फंसा देती हो और खुद भाग जाती हो, तब कहाँ जाती थी तेरी ये दोस्ती, विधि ने मुंह बनाकर कहा। इस पर पाखी ने अपने दांत दिखा दिए। अचानक से एंट्रेंस के आसपास शोर होने लगा। ये वहाँ क्या हो रहा है वहाँ पर? विधि ने कहा। पता नहीं, आया होगा कोई वीआईपी, माही ने मुंह बनाकर कहा। वही एंट्रेंस पर आर्यन के साथ ऋषभ देव और अभि आए थे। वह चारों किसी फिल्म के हीरो की तरह अंदर आ रहे थे। आर्यन ने ब्लैक टक्सिडो सूट पहना था। लड़कियां उसे देखकर पागल हो ही रही थी। हमारा आर्यन है ही इतना हैंडसम। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि वह कौन है, क्योंकि आर्यन 5 साल बाद वापस इंडिया आया था और वह बहुत लो प्रोफाइल रखता है, इसलिए आर्यन को बहुत कम लोगों ने ही देखा है। आर्यन के एक साइड इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फैमिली का बड़ा बेटा ऋषभ मेहरा और दूसरी तरफ रजावत खानदान का छोटा बेटा देव रजावत और जिंदल परिवार का इकलौता बेटा अभिमन्यु जिंदल साथ चल रहे थे। इन तीनों को ही देखकर ही सभी लोग आर्यन की पावर का अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि ये तीनों लड़के किसी से भी ज्यादा बोलते नहीं हैं। आर्यन के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेस नहीं थे। ऋषभ भी बिल्कुल आर्यन की ही तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा था। उसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना था। ऋषभ से बाहर सब लोग डरते थे और ऋषभ भी बाहर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही मस्ती मजाक करता है। वहीं हमारे देव और अभी तो अपनी नज़र पूरे हॉल के चारों तरफ घुमा रहे थे। देव तो पार्टी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा था और अभी किसी सुंदर सी लड़की को। उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी। मिस्टर शुक्ला उनके पास आए और उन्होंने बड़े ही पोलाइटली कहा, मिस्टर रजावत, हमें तो लगा ही नहीं था
कि मेरी इस पार्टी में आप आएंगे, थैंक्स फॉर कमिंग। आर्यन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि देव ने कहा, मिस्टर शुक्ला, आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो भाई को तो आना ही था। वही जब पार्टी में सभी लोगों ने देव के मुंह से आर्यन के लिए भाई सुना तो सब हैरान रह गए। CH23 पागल आदमी। बल्कि देव ने कहा, मिस्टर शुक्ला, आपने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो भाई को तो आना ही था। वही जब पार्टी में सभी लोगों ने देव के मुंह से आर्यन के लिए भाई सुना तो सब हैरान रह गए। सभी लोग हैरानी में आर्यन को देखने लगे। अब सभी लोगों को आर्यन से डर लगने लगा था, क्योंकि अब सब लोगों को पता चल चुका था कि आर्यन और कोई नहीं, रजावत खानदान का सबसे बड़ा बेटा आर्यन सिन्हा रजावत, जो कई सालों से इंडिया के बाहर गया हुआ था। आर्यन के बारे में बाहर कई अफवाहें फैली हुई थी, जैसे वह एक पत्थर दिल इंसान है, वह किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता और लड़कियों से बहुत दूर रहता है और उन्हें अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। लेकिन लड़कियों को तो आर्यन में अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। वहीं मिस्टर शुक्ला ने देव से कहा, आई होप आप सब पार्टी को एंजॉय करेंगे। आप जाइए मिस्टर शुक्ला, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप अपने पार्टी में आए बाकी गेस्ट को वेलकम कीजिए। इस बार ऋषभ ने कहा, ओके सर, यू एंजॉय। ये कहकर मिस्टर शुक्ला वहां से चले गए। वहीं माही को अब आर्यन का चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा था। जैसे ही उसने आर्यन को देखा वो हैरान रह गई। माही को इतना शॉक देख विधि ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो? माही ने आर्यन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने तुम दोनों को बताया था। जब विधि और पाखी ने उस तरफ देखा तो पाखी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, यार कितना हैंडसम है, ये पता नहीं तुम कैसे इतने हैंडसम बंदे को रिजेक्ट कर सकती हो। पाखी के आर्यन को इस तरह देखने पर पता नहीं क्यों पर माही को अच्छा नहीं लगता। उसने आर्यन को घूर कर देखा और अपने मन में कहा, ये लड़कियां भी ना, जब देखो हैंडसम लड़कों के पीछे मधुमक्खियों की तरह घूमती फिरती रहती है, और इनको भी किसने कहा था इतना सच सवर कर आने को? वैसे मुझे इनसे क्या मतलब, जो इनका मन करे वो करें। उधर आर्यन को भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ही घूर रहा है। वह अपनी नजरों को हाल के चारों तरफ घुमाकर देखने लगा। अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ेगा नहीं और वापस वही सवाल पूछने लगेगा। माही ने अपने हाथ से अपने फेस को कवर करते हुए कहा। लेकिन आर्यन को माही दिख गई थी। जब उसने देखा माही कैसे उससे अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही है, तो माही की ये हरकत उसे बहुत क्यूट लगी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। माही अभी भी आर्यन से छुपने की कोशिश कर रही थी। ये देख पाखी ने कहा, माही तुम एक काम करो, तुम उस तरफ चली जाओ, वहाँ लाइट थोड़ी धीमी है, वैसे भी हम यहाँ से अभी नहीं जा सकते वरना माँ पक्का हमें बहुत सुनाएगी। तुम ठीक कह रही हो, तुम मुझे मैसेज कर बता देना, अब मैं तुम्हें पार्टी खत्म होने के बाद पार्किंग में ही मिल जाऊंगी। ये कहकर माही टेबल से उठकर चली गई। माही के जाने के बाद विधि ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है ये लड़का माही की जिंदगी में माही की खुशियां वापस लेकर आ सकता है, जो वह अपने अतीत के कारण भूल सी गई है, यह उसे कभी दुख नहीं देगा। पाखी ने भी आर्यन को देखकर कहा, अब तो बस हम सब कुछ इन दोनों की तकदीर के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, बाकी सब कुछ महादेव संभाल लेंगे। आर्यन और बाकी सब जाकर एक टेबल पर बैठ गए। पार्टी में आया हर एक बिजनेसमैन आर्यन से बात करना चाहता था, पर आर्यन के चेहरे के कठोर एक्सप्रेशन और उसके आसपास के कोल्ड ओरे को देखकर सब डर रहे थे। वही दो आदमी आपस में आर्यन को देखकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, मिस्टर जडेजा, आपको क्या लगता है यहाँ कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है जो मिस्टर रजावत से बात करने की हिम्मत या उनको खुश कर सकें? इस पर मिस्टर जडेजा ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है मिस्टर राठौड़ की यहाँ कोई भी मिस्टर रजावत को खुश कर सकता है, क्योंकि मिस्टर रजावत को ना ही तो लड़कियों में इंटरेस्ट है और ना ही किसी और चीज में। उन्हें जो भी चीज चाहिए होती है वह उनके एक इशारे में उनके सामने आ जाती है। आप देखना, आज मैं कैसे भी करके रजावत कॉर्पोरेशन के साथ डील साइन करके ही रहूंगा। मिस्टर राठौर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा।
देखते हैं कि आप ऐसा भी क्या करते हैं कि मिस्टर रजावत आपके साथ काम करने को तैयार हो जाएं। मिस्टर जडेजा ने कहा। आर्यन की नज़र पूरे हॉल में सिर्फ माही को ही ढूंढ रही थी, पर माही उसे कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसलिए वो टेबल से खड़े होकर माही को ढूंढने के लिए चला गया। ये भाई को अचानक से क्या हुआ, वो कहाँ चले गए हैं? देव ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा। पता नहीं, पर जहाँ भी गया होगा जल्दी ही वापस आ जाएगा। वह बच्चा थोड़ी ना है जो तुम ऐसे पूछ रहे हो है। ऋषभ ने कहा। यार तुम लोग भी ना क्या भाई के बारे में चर्चा करने लग गए हो? अब इतने दिनों बाद पार्टी में आए हैं तो चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं, अभि ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तेरे लिए पार्टी का मतलब सिर्फ पीना और खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना है? ऋषभ ने अभि को घूर कर देखकर कहा। तो हर कोई आपकी और आर्यन भाई की तरफ बोरिंग तो नहीं हो सकता है ना? अभि ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो चला पार्टी एंजॉय करने, बाय बाय। ये कहकर अभि वहां से चला गया। वहीं माही हॉल के एक कोने में खिड़की के पास खड़ी थी और खुद से ही बातें किए जा रही थी। ये पागल आदमी पता नहीं क्यों मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। महादेव, आपको भी मैं ही मिली थी इन सब में फंसाने के लिए। अब वह मुझे यहाँ पर देखेगा तो वापस से वही एक सवाल पूछने लगेगा। बेबी, मैंने तुमसे पूछा था ना, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तुमने जवाब ही नहीं दिया अब तक। माही में आर्यन की एक्टिंग करते हुए कहा। तभी उसके कानों में एक कोल्ड आवाज आई। मैं तुमको पागल नजर आता हूँ। जब माही ने ये आवाज सुनी तो उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली। वो हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी। जब आर्यन ने माही को देखा तो वह उसकी खूबसूरती को देख बस एकटक उसे ही देखने लगा। माही आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। खिड़की से चांद की रोशनी सीधे माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे माही का चेहरा और भी ज्यादा चमक रहा था। माही ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया और अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। आर्यन को वो बहुत ही प्यारी और क्यूट नजर आ रही थी। आर्यन माही के करीब आया और उसे कमर से पकड़ अपने बेहद करीब कर लिया। आर्यन के हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर माही ने अपनी आंखें हैरानी में खोल ली और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आर्यन को देखने लगी। तभी माही की आंखें आर्यन की गहरी काली आंखों से जा मिली। आर्यन ने अपने चेहरे को माही के करीब किया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बड़े ही सेडक्टिव तरीके से कहा, तुमने सच कहा, मैं पागल तो हूँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्यन की सांसों की गर्माहट को माही अपने गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। उसने जब आर्यन की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। अचानक से आर्यन ने माही के कान पर काट लिया और फिर धीरे से कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। CH-24 मेरी हीर मिल गई। आर्यन की सांसों की गर्माहट को माही अपने गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। उसने जब आर्यन की बात सुनी तो वो हैरान रह गई। अचानक से आर्यन ने माही के कान पर बाइट कर लिया और फिर धीरे से कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। आर्यन की बाइट करने के कारण माही के मुंह से एक आह डॉट हाँ निकल गई। माही ने आर्यन की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर आर्यन अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला। माही को अपने छोटे छोटे हाथों से खुद को पुश करते देख आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने एक हाथ से माही के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। आपने मुझे बाइट क्यों किया और आप किस चीज की पनिशमेंट की बात कर रहे हैं? माही ने गुस्से से कहा। बेबी, ये पनिशमेंट मैंने तुम्हें मुझे इग्नोर करने के लिए और मुझसे छिपने की कोशिश करने के लिए दी है। आर्यन ने माही के गाल पर किस करते हुए कहा। मैं क्यों छिपने लगी आपसे, और पहले आप मेरे हाथ को छोड़िए। यह कहते वक्त माही आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने जब देखा माही उससे दूर जाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है तो ये आर्यन को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपने होठों को माही के होठों पर रख दिया और उसे वाइल्डली किस करने लगा। आर्यन को खुद को किस करते देख माही की आंखें हैरानी में बड़ी। वो फिर से आर्यन से छूटने के लिए झटटाने लगी। ये देख आर्यन को गुस्सा आने लगा। उसने माही के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से आह हाँ निकल गई। अब माही ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया,
जब आर्यन ने देखा माही अब उससे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो वह बड़े प्यार से माही को किस करने लगा। वह माही के लोअर लिप को सक कर रहा था। माही भी आर्यन की इस प्यार भरी किस से मदहोश होने लगी। उसके हाथ अपने आप ही आर्यन के कंधों पर चले गए। 15 मिनट की लॉन्ग किस के बाद आर्यन को जब एहसास हुआ कि माही की सांसें अब उखड़ने लगी है, तो उसने माही के होठों को छोड़ दिया और उसके बालों को सही करने लगा। माही का पूरा चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती, यह कहते वक्त आर्यन माही की आंखों में देख रहा था। माही को भी आर्यन की आंखों में खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। अचानक से माही के सामने उसके अतीत की यादें आ गई। उसने जोर से आर्यन को धक्का दिया और वहां से भाग गई। जब आर्यन ने माही को ऐसे खुद से दूर भागते देखा, तो वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कुछ पल के लिए माही की आंखों में एक दर्द देखा था। उसने खुद से ही कहा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, जो तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। तुम्हारी इन आंखों में मैंने एक दर्द, उदासी देखी है, पर मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में दर्द नहीं खुशी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह खुशियाँ वापस लाकर दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। वही मिस्टर राठौड़ जो वॉशरूम से वापस हाल की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने देखा आर्यन ने किसी लड़की को कमर से पकड़ रखा है, पर अगले ही पल वह लड़की कैसे आर्यन को धक्का देकर वहां से भाग के चली गई। लगता है मिस्टर रजावत को इस लड़की में इंटरेस्ट है, तो क्यों ना मैं इस लड़की को उनको गिफ्ट कर देता हूँ। हो सकता है वह मुझसे खुश होकर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। ये सब सोचते वक्त जयंत राठौर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वही माही आर्यन से दूर भागकर वॉशरूम में आ गई। उसने अपने चेहरे को पानी से धोया और खुद को मिरर में देखकर कहने लगी, क्यों तुम मेरे इतने करीब आते हो? क्यों जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा महसूस होता है? क्यों मैं तुम्हारे साथ सेफ महसूस करती हूँ, पर मैं चाहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। जब तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता चलेगा, तब तुम भी मुझे बाकी सब लोगों की तरह छोड़कर चले जाओगे। मुझे कुछ करना ही होगा अब। थोड़ी देर बाद माही जब वॉशरूम से बाहर आए, तो अचानक से किसी ने उस पर कुछ स्प्रे किया, जिससे माही तुरंत बेहोश हो गई। माही फर्श पर गिरती इससे पहले माही को एक आदमी ने पकड़ लिया। उस आदमी ने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, संजू, अब आगे क्या करना है तुम बॉस को फोन करके पूछो। ठीक है, मैं पूछता हूँ, संजू ने कहा और किसी को फोन करने लगा। दूसरी तरफ से फोन उठाने के बाद आवाज आई, काम हो गया क्या? ये किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर राठौड़ की ही आवाज थी। जी बॉस, अब आगे क्या करना है वही पूछने के लिए आपको फोन किया है, संजू ने कहा। इसे जाकर रूम नंबर 102 में छोड़ दो और रूम को लॉक करके रूम की चाबी मुझे लाकर दे दो। जल्दी काम करो और वहां से निकलो, मिस्टर राठौड़ ने कहा और बिना संजू की बात सुने कॉल कट कर दिया। ये बॉस को भी पता नहीं कितनी जल्दी रहती है, संजू ने धीरे से कहा। क्या कहा बॉस ने? उस आदमी ने पूछा। इसे रूम नंबर 102 में छोड़ना है, फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जल्दी काम खत्म करते हैं, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा, संजू ने उस आदमी से कहा। वो तो ठीक है, पर कुछ भी कहो, मैंने आज तक इस लड़की जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, उस आदमी ने माही की तरफ देखकर कहा। हो गया तेरा, अब जल्दी चल वरना कोई आ जाएगा, संजू ने कहा और माही को दूसरी तरफ से पकड़ लिया। वह दोनों वहां से माही को लेकर चले गए। वही पार्टी हाल में ऋषभ, जो कब से आर्यन को ढूंढ रहा था, अचानक से किसी से टकरा जाता है। ऋषभ जल्दी से उस लड़की को उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचाने लगता है। जब पाखी देखती है वो नीचे नहीं गिरी, तो वो अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े लड़के को देखती है। उसके सामने बहुत ही हैंडसम और शांत चेहरा था। वही हमारे ऋषभ तो कितनी देर से पाखी की आंखों में ही देखे जा रहे थे। वह दोनों एक दूसरे में गुम थे। तभी वहां पर अभी आ जाता है। जब वो देखता है कैसे ऋषभ एक लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं, तो वो बड़े ही शायराना अंदाज में बोलता है, यहाँ लोग हमें बदनाम करते हैं कि हम आशिकी करते फिरते हैं और खुद लोगों की नजरों से दूर अपनी महबूबा को अपनी बाहों में थामे रहते हैं।
अभी की आवाज ऋषभ और पाखी होश में आते हैं। ऋषभ पहले पाखी को ठीक से खड़ा करता है, फिर अभी को घूर कर देखता है। सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए मैं गलती से आपसे टकरा गया, ऋषभ ने पाखी को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, पाखी ने ऋषभ से कहा और वहां से चली गई। ऋषभ पाखी को जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से कहा, पता नहीं क्या था तुम्हारे इस मासूम चेहरे में जो इस दिल को भा गया है। शायद मुझे भी अब मेरी हीर मिल गई है। अभा ने जब ऋषभ की बात सुनी तो उसने थोड़ा नौटंकी करते हुए कहा, आय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, सबको सबकी हीर मिल रही है, बस मुझे ही मेरी हीर नहीं मिल रही है। ऋषभ ने अभी को घूर कर देखते हुए पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह तो मैं यहाँ पर आपको देखने आया था कि आप कब से आर्यन भाई को ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिले कि नहीं, पर आप तो यहाँ अपनी मोहब्बत करने में बिजी थे। अभी ने मुंह बनाकर कहा। हो गई तेरी बकवास, अब चलकर ढूंढते हैं उसको, ऋषभ ने कहा और वहां से चला गया। अभी ने ऋषभ को देखकर मुंह बनाया और वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। वही पाखी ऋषभ के चेहरे को याद करके कब से मुस्कुराए जा रही थी। जब विधि में पाखी को यूं खुद में ही मुस्कुराते हुए देखा तो उसने पाखी को देख अजीब तरीके से मुंह बनाकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे खुद में ही पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? यार, वो लड़का कितना हैंडसम था, पाखी ने खोए हुए लहजे में ही कहा। क्या लड़का? कौन सा लड़का? विधि ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वही जिससे मैं अभी टकराई थी, पाखी ने विधि को सब कुछ बताते हुए कहा। तू भी ना हर कहीं चालू हो जाती है, चल अब घर चलते हैं, माही को भी मैसेज कर बता दे, विधि ने कहा। हाँ ठीक है, पाखी ने कहा। CH-25 गिफ्ट, वही जिससे मैं अभी टकराई थी, पाखी ने विधि को सब कुछ बताते हुए कहा। तू भी ना हर कहीं चालू हो जाती है, चल अब घर चलते हैं, माही को भी मैसेज कर बता दे, विधि ने कहा। हाँ ठीक है, पाखी ने कहा। पाखी ने माही को मैसेज कर बता दिया और विधि के साथ पार्किंग में चली गई, पर जब 15 मिनट बाद भी माही नहीं आई और ना ही उसका कोई रिप्लाई आया तो पाखी ने माही को कॉल किया, पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। इसलिए वह दोनों एक बार होटल में जाकर पार्टी हॉल में माही को ढूंढने लगे। जब माही उनको नहीं मिली तो उन लोगों ने सोचा शायद माही घर चली गई होगी, इसलिए वह दोनों भी वहां से चले गए। संजू ने रूम नंबर 102 की चाबी मिस्टर राठौड़ को देकर उस आदमी के साथ होटल से बाहर निकल गया। मिस्टर राठौड़ ने वो चाबियां एक वेटर को दी और उसे आर्यन की तरफ इशारा कर कहा, जाकर उन सर को ये चाबी दे दो और कहो रूम में मिस्टर राठौड़ ने आपके लिए एक बेहद सुंदर कॉल बेशकीमती गिफ्ट रखा है। वो वेटर फिर आर्यन की तरफ चला गया। हालांकि जब उसने आर्यन के चेहरे के कठोर एक्सप्रेशंस को देखा तो वो डर गया, फिर भी उसने हिम्मत करके आर्यन को रूम की चाबियां दी और उसे जो मिस्टर राठौड़ ने कहने के लिए कहा था वो आर्यन को बता दिया। आर्यन ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों आर्यन का दिल कह रहा था कि उसे जाकर एक बार रूम में देखना चाहिए। आर्यन फिर वहां से रूम नंबर 102 की तरफ चला गया। जब वो रूम नंबर 102 के बाहर पहुंचा तो वो अंदर जाए या ना जाए इस चीज के बारे में ही सोच रहा था, पर पता नहीं अचानक से आर्यन के दिमाग में क्या आया कि उसने एक झटके से रूम का दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर चला। जब वो रूम के अंदर आया तो वो हैरान रह गया क्योंकि बेड पर माही लेटी हुई थी। मतलब मिस्टर राठौड़ ने गिफ्ट के तौर पर मुझे मेरी ही माही को दिया है, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माही के साथ ऐसा कुछ करने की, आर्यन ने गुस्से से कहा। आर्यन ने जब ध्यान से माही की तरफ देखा तो उसे टेंशन होने लगी, कहीं माही को चोट तो नहीं लगी, वरना माही यहाँ कैसे पहुंची। आर्यन माही के पास जाकर ध्यान से माही को चेक करने लगा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि माही बिल्कुल ठीक है और अभी सिर्फ बेहोश है तो उसने चैन की सांस ली। उसके बाद आर्यन ने पास ही रखी टेबल पर से पानी का जग लिया और थोड़ा पानी माही के मुंह पर छिड़कने लगा। माही को धीरे धीरे होश आने लगा था। जब माही ने अपनी आंखें खोली है तो उसके सामने आर्यन का हैंडसम चेहरा था। फिर वो अपने आसपास देखती है। आर्यन उसे बेड से टिककर बैठने में मदद करता है, फिर कहता है रिलैक्स और माही को पानी पिलाता है। अब माही पूरी तरह से होश में आ चुकी थी।
उसे याद आने लगा कैसे वो वॉशरूम से वापस पार्टी हॉल की तरफ जा रही थी और अचानक से किसी ने उसे बेहोश कर दिया। उसने आर्यन से पूछा, मैं यहाँ कैसे और मुझे बेहोश किसने किया था? ये सुन आर्यन माही के थोड़ा करीब बैठते हुए सीरियस तरीके से कहा, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तुम मेरा गिफ्ट हो। आज रात के लिए तुमको मुझे खुश करने के लिए एक बिजनेसमैन ने मेरे रूम में भेजा है ताकि मैं उसके साथ एक डील कर सकूं। देखो, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ और कौन लेकर आया, मैं किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। माही ने घबराते हुए कहा, रिलैक्स, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनाना है, पर किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। वैसे अब रात के 1 बज रहे हैं। इतनी रात को तुम वापस घर भी नहीं जा सकती हो। तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो। इतना कहकर जैसे ही आर्यन वहां से जाने को हुआ, माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वह मुझे थोड़ा डर लग रहा है। PLZ, आप आज रात के लिए यहाँ पर रुक जाइए ना। ये सुन आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस अपने असिस्टेंट से अपना लैपटॉप और कपड़े मंगवा रहा था। माही ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद आर्यन ने विराज को फोन कर अपना लैपटॉप और कपड़े लाने के लिए कहा। उसने विराज से माही के लिए भी कंफर्टेबल कपड़े लाने के लिए कहा था। 15 मिनट बाद ही रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्यन ने दरवाजा खोला तो सामने विराज खड़ा था। उसके हाथ में कुछ पैकेट्स भी थे। सर, आपने जो सामान मंगवाया था, यह कहकर विराज ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट को आर्यन की तरफ कर दिया और वह रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत दिनों से काम कर रहे हो। तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टियां दे देनी चाहिए मुझे, आर्यन ने कहा। जी सर, विराज ने खुशी से कहा। तो ठीक है, तुम कल ही कोरिया के लिए निकलो। वहाँ पर जो हमारी कंपनी है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आ गई है। तुम वहाँ चले जाना और 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाना। तब तक तुम वह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देना, आर्यन ने सख्ती से कहा। आर्यन की बात सुनकर विराज के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई। उसे पता था कि कोरिया की कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुई है और उसे सॉल्व करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और आर्यन उसे सिर्फ 1 हफ्ते में उसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है और छुट्टियां मनाने के लिए भी कह रहा। ये छुट्टी किस प्रकार से हुई है? सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज सर, मुझे कोरिया नहीं जाना और यहाँ के बाकी काम कौन करेगा अगर मैं वहाँ पर चला गया तो? विराज ने घबराते हुए कहा। ठीक है, नाउ यू मे लीव, आर्यन ने कहा। ये सुन विराज वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। आर्यन वापस रूम में आ गया। उसने माही को एक पैकेट देते हुए कहा, पहले तुम जाकर चेंज कर लो। तुम्हें इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी और ये कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। माही ने उस पैकेट को देखते हुए अपने मन में कहा, इनको मेरे कंफर्ट के बारे में भी याद था। ये पहले से ही मैं दिल में अपने लिए जगह बना चुके हैं। अगर अब इन्होंने और कुछ किया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। माही ने आर्यन से वो पैकेट लिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। आर्यन भी बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद माही वॉशरूम से आ गई। फिर आर्यन वॉशरूम में बाथ लेने के लिए चला गया। माही जाकर बेड पर बैठ गई। जब आर्यन वापस आया तो उसने नीचे ब्लैक ट्राउजर और ऊपर वाइट टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल अभी भी थोड़े गिले थे। आर्यन को ऐसे देख माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह लगातार आर्यन को ही देखे जा रही थी। उसने अपने मन में ही कहा, यार माही है, ये तो कैजुअल कपड़ों में भी कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। ये तुम क्या सोच रही हो माही? ये आदमी तुमको पागल करके छोड़ देगा एक दिन। जब आर्यन ने माही को खुद को यूं देखते देखा तो आर्यन ने माही को छेड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही हूं, पर तुम ही मुझे हाँ बोलने में इतनी देर लगा रही हूं। एक बार तुमने हाँ बोल दी तो तुम जब चाहो मुझे ऐसे देख सकती हो। ये सुन माही सक पका गई और आर्यन से अपनी नजरें हटाकर इधर-उधर देखने लगी। रूम में सिर्फ एक ही बेड था, कोई सोफे नहीं थे। इसलिए आर्यन बेड की दूसरी तरफ जाकर बेड से टिककर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। रूम में एकदम शांति थी। माही को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था तो वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी।
आर्यन, जिसका ध्यान अपने काम के साथ साथ माही पर भी था, उसने माही को ऐसा करते देखा तो वह समझ गया कि माही अनकंफर्टेबल फील कर रही है, क्योंकि इतना बोलने वाली लड़की आज बिल्कुल चुप है। उसने अपने लैपटॉप को बंद कर साइड में टेबल पर रखा और माही से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? माही ने आर्यन की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं वह कोई बात नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, चलो एक दूसरे को कंपनी ही दे देते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, माही ने कहा। ऐसे ही पूरी रात माही को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आर्यन उससे बात कर रहा था। आर्यन जो हमेशा बस एक शब्द में ही जवाब देता है, वो आर्यन आज पूरी रात बात कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों की पूरी रात साथ में बीत गई। CH26 बोलना। ऐसे ही पूरी रात माही को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए आर्यन उससे बात कर रहा था। आर्यन जो हमेशा बस एक शब्द में ही जवाब देता है, वो आर्यन आज पूरी रात बात कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों की पूरी रात साथ में बीत गई। सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसके सामने माही का बच्चों जैसा मासूम सा चेहरा था। रात को कब बातें करते करते उन दोनों की आंख लग गई, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। आर्यन बस एक तक माही के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं कब तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि अब दिल कहता है तुम्हें कभी खुद से दूर ना जाने दूं। मैं वादा करता हूँ तुमसे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर आर्यन ने माही के फोरहेड पर किस किया और वॉशरूम में चला गया। जैसे ही माही को वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो उसने अपनी आंखें खोली। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं तुमको मेरी सच्चाई का पता चला तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे पास अब सब सही करने का बस एक ही रास्ता बचा है, माही ने खुद से ही कहा। थोड़ी देर बाद जब आर्यन वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा माही बेड पर बैठी है। उसने टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए ही कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये कहकर माही बेड से उठकर वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब माही वॉशरूम में से बाहर आई तब आर्यन बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। थैंक्स कल के लिए, माही ने कहा। माही की आवाज सुन आर्यन ने माही की तरफ देखा जो इस वक्त बहुत फेस नजर आ रही थी। आर्यन ने लैपटॉप को साइड में रखा और माही के थोड़ा करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुमको मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ मेरी खुद की जान को प्रोटेक्ट किया है और आगे भी ऐसे ही उसका ख्याल रखूंगा, चाहे उसको ये पसंद हो या नहीं। आर्यन की बात सुन माही की आंखें नम हो गई, क्योंकि जो बात आज आर्यन ने कही थी वैसा माही को कभी किसी ने नहीं कहा। माही जो हमेशा प्यार के लिए तरसी थी, आर्यन उसे वो सारा प्यार दे रहा था, वह उसका ध्यान रख रहा था, उसकी केयर कर रहा था। आर्यन भी माही की आंखों की नमी देखकर समझ गया था कि माही को कभी वो प्यार नहीं मिला जिसे वह डिजर्व करती है। आर्यन को माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह माही के पास्ट को चेंज नहीं कर सकता था। वह बस प्रेजेंट में माही को दुनिया भर की खुशियां दे देना चाहता था। वैसे अगर तुम मुझको थैंक यू बोलना ही चाहती हो तो इसका दूसरा भी एक रास्ता है, आर्यन ने शरारती लहजे में माही के गुलाबी होठों को देखते हुए कहा। पर माही आर्यन की बात का मतलब समझ नहीं पाई, इसलिए उसने कहा, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ आपको थैंक। इसके आगे माही कुछ बोल पाती कि आर्यन ने अपने होठों से माही के होठों को ब्लॉक कर दिया और उसे डीपली किस करने लगा। माही के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन का साथ देने लगी और उसे किस करने लगी। आर्यन तो माही के उसे वापस किस करने से हैरान रह गया, लेकिन उसे इतनी खुशी हुई कि उसने माही की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ी मजबूत कर ली, जैसे वह माही को खुद से कभी दूर जाने ही नहीं देना चाहता हो, और प्यार से माही को किस करने लगा। वह इस किस के जरिए माही को बता देना चाहता था कि वह जिंदगी भर माही से प्यार करेगा और उसको हर एक मुसीबत से बचाकर रखेगा। 10 मिनट बाद जब माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आर्यन ने माही को के होठों को छोड़ दिया। माही ने शर्म के कारण अपनी नजरें नीचे झुका ली
और उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। आर्यन को तो माही अभी बहुत क्यूट लग रही थी। उसने माही के दोनों गालों पर किस किया और कहा चलो चलते हैं। माही ने कुछ नहीं कहा, बस आर्यन के पीछे चलने लगी। कार के अंदर बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी आर्यन ने म्यूजिक ऑन कर दिया। मम छूटे आना छूटे मुँह से, रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजो दूजा, मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। गाने के बोल सुन के माही आर्यन की तरफ देखने लगी। तभी आर्यन ने भी माही की तरफ देखा। जैसे ही माही की आंखें आर्यन की आंखों से मिली तो माही खिड़की के बाहर देखने, ये देख आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तेरे लिए आया मैं तो, तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल, जीन दड़ी बितावा, कदी नयो छोड़ना, इष्ट दी डोरना, सारे छट जाए माही, तू ना छोड़ना, बोलना माही बोलना, तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे, दिल नयो खोलना, मर के भी माही तो से, मुंह न मोड़ना, बोलना माही बोलना। मम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आर्यन ने कहा। मैं क्या बोलूं? माही ने कंफ्यूजन में पूछा। यही कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं ऐसे ही तो पूरे दिन रोड पर नहीं घूम सकता, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सॉरी, मैं भूल ही गई, आपको मेरा एड्रेस बताना, माही ने कहा। थोड़ी देर बाद आर्यन ने कार को राधा कृष्ण निवास के सामने रोक दी। CH 27 शादी। यही कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं ऐसे ही तो पूरे दिन रोड पर नहीं घूम सकता, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ सॉरी, मैं भूल ही गई, आपको मेरा एड्रेस बताना, माही ने कहा। थोड़ी देर बाद आर्यन ने कार को राधा कृष्ण निवास के सामने रोक दी। माही कार से निकलने ही वाली थी कि उसने वापस पीछे मुड़कर आर्यन से कहा, आप अंदर नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह कहते वक्त आर्यन ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया और कार से बाहर आ गया। माही और आर्यन जब घर के अंदर जा रहे थे तो उनको गार्डन में ही पुष्पा आंटी मिल गई। अच्छा हुआ बिटिया, आप घर वापस आ गई। वो मेरी बहन के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, और आप भी घर पर नहीं थी। पुष्पा आंटी ने जल्दबाजी में कहा। नहीं आंटी, वो मुझे कुछ काम था, कोई बात नहीं, आप जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल लिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके बता देना, माही ने प्यार से कहा। ठीक है बिटिया, मैंने खाना बना दिया है, आप याद से खा लेना, पुष्पा आंटी ने ये कहा और वहां से चली गई। उसके बाद माही भी आर्यन को लेकर घर के अंदर चली गई। आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं पहले चेंज करके कॉफी बनाकर लाती हूँ, माही ने कहा और सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ चली गई। आर्यन भी घर को देखने लगा। हॉल में माही की एक खूबसूरत सी फोटो लगी थी, जिसमें माही एक वाइट कलर के पप्पी के साथ खेल रही थी। माही की फोटो देख आर्यन ने कहा, मुझसे ज्यादा तो ये पप्पी लकी है, जिसको माही ने अपनी गोद में बिठा रखा है, पर जल्दी ही मैं भी ऐसे ही माही की गोद में अपना सिर रखकर सोऊंगा। आर्यन खुद से ही फोटो को देखकर बातें करने में बिजी था। तभी उसे सीढ़ियों से उतरती हुई माही नजर आई, जिसने अभी ब्लैक प्लाजो और ऊपर व्हाइट टी-शर्ट पहन रखी थी। टी-शर्ट को उसने कमर से ऊपर कर ब्लॉक कर रखा था, जिससे उसकी पतली कमर साफ साफ दिख रही थी, और बालों का एक मेसी सा बन बना रखा था। आर्यन के तो माही को देखकर होश उड़ गए। वह बिना पलके झपकाए सिर्फ माही को ही देखे जा रहा था। पर माही ने बिना आर्यन की तरफ ध्यान दिए किचन की तरफ चली गई। आर्यन ने मन में ही कहा, यहाँ मेरे होश उड़ाकर खुद किचन में चली गई। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे इग्नोर करती हो। ये सब कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। फिर आर्यन वापस सोफे पर आराम से बैठ गया। कुछ समय बाद माही किचन से 2 कॉफी के मग लेकर आई। उसने एक मग आर्यन की तरफ बढ़ा दिया, पर आर्यन ने उसके हाथ से दोनों मग को लेकर कॉफी टेबल पर रख दिए और माही को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। जब माही को आर्यन के हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस हुए तो उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज चलने लगी।
माही ने आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन ने उसके कमर को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने कब आपको इग्नोर किया? माही ने हकलाते हुए कहा। अगर तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी करोगी तब भी नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमको इस चीज के लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी, आर्यन ने शरारती तरीके से कहा और तुरंत ही माही के गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। आर्यन माही की गर्दन को किस करते हुए कॉलर बोन की तरफ बढ़ने लगा। तभी आर्यन ने अचानक से माही के कॉलर बोन पर बाइट कर लिया, जिससे माही ने अपनी पकड़ आर्यन के कंधों पर मजबूत कर ली। आर्यन माही से अलग हुआ और जहां पर उसने अभी बाइट किया था उसको सहलाते हुए कहा, आगे से वापस कभी मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करना। माही ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बहुत हुआ तुम्हारे जवाब का इंतजार करना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कब हमारी शादी होगी और हमारे बच्चे होंगे, आर्यन ने माही की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन की बच्चों वाली बात सुन माही के गाल शर्म से लाल होने लगे। अगर तुम ऐसे ही शर्म आती रही तो पता नहीं हमारा आगे चलकर क्या होगा, सब कुछ बस मेरे ऊपर ही रहेगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भी सब कुछ सिखा दूंगा। ये कहकर आर्यन ने माही को एक आंख मारी। अब तो माही का चेहरा गर्म होने लगा था, ये आर्यन भी महसूस कर पा रहा था। अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा सिर्फ, आर्यन ने ये कहा और माही को आराम से अपनी गोद से नीचे उतार सोफे पर बैठा दिया और फिर वहां से निकल गया। माही तो अभी भी हैरान थी, वहीं सोफे पर बैठकर अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। CH28 मदद। अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा सिर्फ, आर्यन ने ये कहा और माही को आराम से अपनी गोद से नीचे उतार सोफे पर बैठा दिया और फिर वहां से निकल गया। माही तो अभी भी हैरान थी, वही सोफे पर बैठकर अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वही आर्यन कार में बैठकर अभी उसने जो कुछ माही से कहा उसके बारे में सोच रहा था। उसने फिर ऋषभ को फोन किया। दूसरी तरफ से फचन उठाने के बाद ऋषभ की मजाकिया भरी आवाज आई, आज क्या बात है जो आर्यन सिन्हा राजावत ने मुझे याद किया। मुझे माही को प्रपोज करना है, वह भी इस तरह की वह मना ना कर पाए। आर्यन ने अपनी सख्त आवाज में फोन पर कहा। ऋषभ से कहा। ऋषभ जो आर्यन से बात करते वक्त जूस पी रहा था। आर्यन की माही को प्रपोज करने वाली बात सुन ऋषभ के मुंह के अंदर का सारा जूस बाहर आ गया और वह खांसने लगा। आगे से अगर तुझको मुझे कोई भी शॉकिंग न्यूज देनी हो तो पहले मुझे बता दिया कर या कोई हिंट दे दिया कर, ताकि मैं उसके लिए तैयार रहूं, वरना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ऋषभ ने आर्यन से कहा। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? आर्यन ने कहा। हाँ तो मैंने कब मना किया? अगर तुमको भाभी को प्रपोज करना है तो फिर तुमको इस बारे में अभी और देव से पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। वैसे मैं तुझे एक एडवाइस दे सकता हूँ, तुमको बिल्कुल रोमांटिक स्टाइल में भाभी को प्रपोज करना चाहिए, ताकि तुम उनको विश्वास दिला सके कि तुम हमेशा उनके साथ रहेगा। ऋषभ ने कहा। हाँ मैं आज रात ही माही को प्रपोज करूंगा, तुम जाकर पाखी और विधि के साथ मिलकर मैं तुम जो एड्रेस सेंड कर रहा हूँ वहां पर माही को लाने का अरेंजमेंट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आर्यन ने ये कहा और फोन कट कर दिया। उधर ऋषभ हेलो हेलो करता रह गया। उसने फोन को मुंह बनाकर देखा, फिर अचानक से उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। पाखी फाइनली तुमसे वापस मुलाकात होगी। इस बार जैसे तुमने मेरा चैन चुराया है वैसे ही मैं तुम्हारा चैन भी तुमसे छीन लूंगा और तुम हर वक्त मेरे ही बारे में सोचती रहोगी। ऋषभ ने खुद से ही मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा। उसके बाद ऋषभ ने अपनी पीए को फोन कर पाखी जोशी के नंबर को अरेंज करने को कहा। 5 मिनट बाद ही ऋषभ के पीए ने उसके फोन पर पाखी के नंबर को भेज दिया। ऋषभ ने पाखी के नंबर को एक बार देखा, फिर उसको फोन लगा दिया। 2 रिंग जाने के बाद ही दूसरी तरफ से प्यारी सी एक लड़की की आवाज आई, हेलो हु इज दिस? ऋषभ पाखी की आवाज में खो सा गया। उसे होश तब आया जब पाखी ने वापस हेलो कहा। हेलो, मैं ऋषभ मेहरा बोल रहा हूँ।
ऋषभ ने बहुत ही एलिफेंट तरीके से कहा। ऋषभ का नाम सुन एक पल के लिए तो पाखी के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। हाँ बोलिए, पाखी ने खुद को संभालते हुए कहा। वह मुझे आपसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी थी। ऋषभ ने कहा, ठीक है, आप अभी 1 घंटे बाद अरेबियन कैफे में आ जाइए। पाखी ने थोड़ा सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम पर, ऋषभ ने कहा। ओके डन, ये कहकर पाखी ने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद पाखी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऋषभ उससे क्या बात करना चाहता है, जबकि उन दोनों की तो अभी तक आपस में ज्यादा बात भी नहीं हुई। फिर उसने अपने दिमाग को झटका और सोचा 1 घंटे बाद तो वैसे भी पता चल ही जाएगा। फिर वो अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। पाखी ने ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहना और बालों की पोनीटेल बनाकर कैफे के लिए निकल गई। जब वह कैफे के अंदर आई तो उसने देखा कि ऋषभ उसका पहले से ही वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा था। जब ऋषभ ने पाखी को देखा तो उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि पाखी अभी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देख ऋषभ ने अपने मन में ही कहा, मैं क्या इसका चैन चुरा लूंगा? ये तो हर वक्त जब भी मेरे पास आती है मेरे दिल की धड़कनों को रोक ही देती है। पाखी ऋषभ की पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई और बोली, सॉरी, वो ट्रैफिक की वजह से मैं 5 मिनट लेट हो गई। मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। नहीं, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई की ट्रैफिक को तो हर कोई जानता है। ऋषभ ने प्यार से पाखी की तरफ देखते हुए कहा। आप क्या लेगी बताइए? ऋषभ ने पाखी से पूछा। ओरियो शेक, पाखी ने कहा। ओके, ऋषभ ने ये कहा और वेटर को बुलाकर एक ओरियो शेक और एक कॉफी का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से वापस चला गया। हाँ, आपको मुझसे बात करनी थी ना? क्या बात करनी थी आपको? पाखी ने पूछा। बात तो बहुत कुछ करनी है, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, पर अभी तो कुछ और ही बात करनी है, ऋषभ ने धीरे से खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं, पाखी ने कहा। कुछ नहीं, वह मैं आपसे मेरे दोस्त आर्यन और आपकी दोस्त माही के बारे में बात करना चाहता था। आर्यन माही से बहुत प्यार करता है, वह जिंदगी भर उसे खुश भी रखेगा, पर पता नहीं, शायद माही को कुछ प्रॉब्लम है जो वो आर्यन को हाँ नहीं कह पा रही है। ऋषभ ने पाखी को सीरियसली सब कुछ बताते हुए कहा। ऋषभ की बात सुन पाखी भी सीरियस हो गई। उसने कहा, हाँ, माही अभी किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करती है। हाँ, ये बात आर्यन भी समझा है, लेकिन वह माही को उन सब से बाहर लाना चाहता है और माही को हमेशा खुश रखना चाहता है, पर इन सब में उसे विधि और तुम्हारी मदद चाहिए। ऋषभ ने अपनी आशा भरी नजरों से पाखी को देखते हुए कहा। CH-29 अतीत। हाँ, ये बात आर्यन भी समझा है, लेकिन वह माही को उन सब से बाहर लाना चाहता है और माही को हमेशा खुश रखना चाहता है, पर इन सब में उसे विधि और तुम्हारी मदद चाहिए। ऋषभ ने अपनी आशा भरी नजरों से पाखी को देखते हुए कहा। मैं भी यही चाहती हूँ कि माही हमेशा खुश रहे। मुझे ये पता है कि आर्यन माही से बहुत प्यार करता और वह उसे हमेशा खुश रखेगा है। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि माही के दिल में भी आर्यन के लिए फीलिंग्स है, इसलिए। पाखी आगे बोलने से पहले थोड़ी देर रुकी, फिर आगे कहा, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर आपको भी मुझे वादा करना होगा कि आपका दोस्त कभी माही को दुखी या उसे धोखा नहीं देगा। मुझे आर्यन के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर भी तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं वादा करता हूँ, अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने को तैयार हूँ, ऋषभ ने पाखी के आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, तो बताइए क्या प्लान है आपके दोस्त का? पाखी ने खुशी से पूछा। आर्यन आज रात को ही माही को प्रपोज करना चाहता है। उसे इन सब में तुम्हारी और विधि की हेल्प चाहिए। वह चाहता है कि वह जहाँ पर माही को प्रपोज कर रहा है वहाँ पर तुम और विधि मिलकर माही को लेकर आओ। ऋषभ ने आर्यन के पूरे प्लान को ध्यान से पाखी को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गई, मैं विधि को भी सब समझा दूंगी। आप मुझे टाइम और एड्रेस सेंड कर देना, हम लोग वहाँ पर माही को टाइम पर ले आएंगे, पाखी ने कहा। जब ऋषभ ने पाखी की बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। उसने पाखी की तरफ देखते हुए
खुशी के साथ कहा, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप अपने दोस्त के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? पाखी ने ऋषभ को देखते हुए पूछा। आर्यन मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा काम है, ऋषभ ने पाखी की बात का जवाब देते हुए कहा। ऋषभ की बात सुन पाखी ऋषभ को देखती ही रह गई। उसने अपने मन में ही कहा, जो इंसान अपने दोस्त के लिए इतना सब कर सकता है, वह अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कितना कुछ करेगा, वह लड़की कितनी लकी होगी। जब ऋषभ ने पाखी को किसी सोच में गुम देखा तो उसने उसके सामने अपना हाथ खिलाते हुए कहा, हेलो, खो गई आप। ऋषभ के ऐसा करने से पाखी अपने होश में वापस आई और बोली, कुछ नहीं। पाखी की ऐसी बचकानी हरकतें को देख ऋषभ की फेस पर स्माइल आ गई। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, यह कहकर पाखी चेयर से खड़ी हो गई। ऋषभ ने भी चेयर से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब कहते वक्त ऋषभ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख पाखी उसमें खो सी गई। फिर उसने अपने दिमाग को झटका और कैफे से बाहर निकल गई। कार में पाखी ने फोन पर विधि को सारी बातें बता दी, जो उसके और ऋषभ के बीच कैफे में हुई थी। विधि भी पाखी का साथ देने के लिए तैयार हो गई और वह माही के लिए खुश भी थी, जो आर्यन जैसा लड़का उसकी जिंदगी में आया। उन दोनों ने शाम को 6 बजे माही के घर पर मिलने का प्लान किया और फोन कट कर दिया। उसके बाद पाखी वापस जोशी मिशन चली गई। उधर जब से आर्यन माही के घर से गया था, माही का दिल बेचैन हो रहा था कि अब आर्यन आगे क्या करने वाला है। उसका पूरा दिन यही सोचने में निकल गया कि अब आगे आर्यन क्या करेगा, और अगर आर्यन ने फिर से उसका जवाब मांगा तो वह क्या बोलेगी। आखिर में माही ने ये डिसाइड किया कि वह आर्यन को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देगी। उसके बाद जो भी आर्यन को ठीक लगेगा वह माही को मंजूर होगा। माही ने फिर इन सब चीजों के बारे में सोचना बंद किया और अलमारी से अपने लैपटॉप को निकालकर अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब आर्यन की पूरी तैयारियां हो गई तो उसने ऋषभ के फोन पर एड्रेस और टाइम मैसेज कर दिया। ऋषभ ने भी पाखी को फोन करके बता दिया और माही को टाइम पर वहां पर लाने का बोल दिया। पाखी पहले विधि के अपार्टमेंट में गई और विधि को वहां से पिक किया। कार में पाखी ने विधि से कहा, यार पता नहीं माही को हम लोग कैसे वहां लेकर जाएंगे, तुझे तो पता ही है वह कितनी ज्यादा स्मार्ट है, कहीं उसे हमारे ऊपर शक न हो जाए। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और माही को भी वहां पर ले जाएंगे, बस तुम उसके सामने ऐसे घबराना मत, विधि ने पाखी को दिलासा देते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, वैसे भी हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें माही की खुशी के लिए ये सब करना ही होगा, वरना माही कभी अपने अतीत से आगे नहीं बढ़ पाएगी, पाखी ने कहा। पाखी की बात सुन विधि ने बोला, हम। थोड़ी देर बाद ही वह दोनों राधा निवास पहुंच गई। जब वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा घर में कोई नहीं है, ना ही उनको पुष्पा आंटी नजर आई। वह सीधे माही के बेडरूम में गई तो उन्होंने देखा माही बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है। माही, पाखी ने माही का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा। जब माही ने आवाज सुन सामने देखा तो उसे विधि और पाखी नजर आए। उसने उन दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों आओ बैठो। क्या हुआ, लगता है तुम बहुत बिजी हो, विधि ने कहा। नहीं, बस एनुअल मीटिंग की तैयारी कर रही थी, तुम लोगों को तो पता ही है अब उन लोगों से मिलने में भी ज्यादा टाइम नहीं रहा है और एनुअल मीटिंग भी आने वाली है, उसके बाद मुझे उन सब से भी मिलना है, तो सोच रही हूँ क्यों ना अभी सारा काम खत्म कर दूं। माही ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा। CH30 कचुम्बर। नहीं, बस एनुअल मीटिंग की तैयारी कर रही थी, तुम लोगों को तो पता ही है अब उन लोगों से मिलने में भी ज्यादा टाइम नहीं रहा है और एनुअल मीटिंग भी आने वाली है, उसके बाद मुझे उन सब से भी मिलना है, तो सोच रही हूँ क्यों ना अभी सारा काम खत्म कर दूं। माही ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा। हाँ, सही कहा तुमने, आगे चलकर तुम्हारे पास वैसे भी टाइम नहीं रहने वाला। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ उन सब से मिलने चलूं, मुझे भी बहुत समय हो गया है उन सब से मिले हुए, पाखी ने एक्साइटेड होते हुए कहा।
हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम भी। चलो, वो लोग भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो लोग तुम्हें भी बहुत मिस करते हैं, माही ने कहा। उन दोनों की बातें सुन विधि ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, काश मैं भी तुम दोनों के साथ जा पाती, लेकिन क्या करूं? तुम्हें लोगों को तो पता ही है, अगर मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर कभी उनसे मिलने चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम फिर कभी उन सबसे मिलने चली जाना, या फिर वही आ जाएंगे, माही ने विधि को खुश करने के लिए कहा। वैसे माही, कल रात तुम कहाँ थी? पार्टी में हमने तुम्हें ढूंढा पर हमें तुम मिली ही नहीं, और तुमने हमारे फोन को भी पिक नहीं किया, पाखी ने माही की तरफ देखते हुए पूछा। वाह, वो का कल रात में, माही ने थोड़ा हकलाते हुए और घबराते हुए कहा। ये वो लगा रखा है, सच सच बता, कल रात को कहाँ पर थी तुम? विधि ने माही पर शक करते हुए पूछा। माही को अब पता चल चुका था कि विधि और पाखी को उस पर शक हो चुका है, इसलिए उसने उन दोनों को कल रात की सारी बातें बता दी। मुझे लगता है उस बिजनेसमैन ने मुझे और आर्यन को बात करते हुए देख लिया होगा, इसलिए उसने मुझे आर्यन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब आर्यन उस रूम में आया, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे कंफर्ट करने के लिए पूरी रात भर मुझसे बात तक की थी। यार माही, मुझे लगता है सच में आर्यन तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें उसको एक चांस देकर देखना चाहिए। विधि ने पाखी के कंधे, माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या करूं यार, जिंदगी ने इतने जख्म दिए हैं कि अब किसी पर भरोसा ही नहीं होता, पर मैंने अब सब कुछ सोच लिया है कि मैं आर्यन को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जो उसका फैसला होगा वह मैं खुशी खुशी मान लूंगी। माही ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। माही की बात सुन पाखी ने अपने मन में कहा, जहां तक मैंने आर्यन को जाना है, उसके बारे में पता किया है, तो उसको माही के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी उसने माही को उसके अतीत की वजह से छोड़ दिया, तो मैं सच में उसको कभी माफ नहीं करूंगी। चलो चलो, अब वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि माही, आज रात तुम फ्री हो ना? पाखी ने माही का ध्यान भटकाते हुए कहा। हाँ, मैं फ्री हूँ, बोलो क्या करना है तुमको? माही ने पूछा। कुछ नहीं, बस हम दोनों सोच रहे थे क्यों ना आज रात को हम सब, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहां पर चले, विधि ने पाखी का साथ देते हुए कहा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, कौन से दोस्त का बर्थडे है आज? माही ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। वह मेरे एक ऑफिस क्लर्क का बर्थडे है आज। वह भी ऑफिस में ही मेरी फ्रेंड बनी है, और उसने मुझे कहा है कि मैं अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, विधि ने पाखी को देखते हुए माही से कहा। हाँ हाँ, पाखी ने विधि का साथ देते हुए कहा। वो उस दोस्त का नाम निशा है, उसने मुझसे भी पार्टी में आने के लिए फोन पर कहा था। चलो ना चलते हैं, पाखी ने माही को मनाते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, चलो चलते हैं, वैसे अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, माही ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। नहीं, उसका घर थोड़ा दूर है, हमें अभी तैयार होकर निकलना होगा, विधि ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, माही ने बेड से खड़े होते हुए कहा। 1 मिनट माही, मैंने आज तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी थी, तुम ये पहनकर पार्टी में चलना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, विधि ने एक पैकेट माही को देते हुए कहा। इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास कितनी ड्रेसेस पड़ी है, माही ने विधि से पैकेट लेते हुए कहा। नहीं, यह बस मुझे मार्केट में दिखी और मैंने सोचा तुम पर बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली, विधि ने पाखी के हाथ पर तुम चिमटी काटते हुए कहा। पाखी को अचानक से अपने हाथ पर दर्द महसूस हुआ, तो उसने अपने हाथों को सहलाते हुए घूरकर एक बार विधि को देखा, फिर पाखी ने माही की तरफ देखकर कहा, माही है, तुम पर बहुत सुंदर लगोगी, इस ड्रेस में आज रात तुम यही पहनना। माही को पता नहीं क्यों पर उन दोनों पर शक होने लगा। उसने एक बार अपनी शक भरी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा, फिर वो ड्रेस लेकर वॉशरूम के अंदर चेंज करने चली गई। जब पाखी ने देखा माही वॉशरूम के अंदर चली गई है, तो उसने विधि से घबराते हुए कहा, यार विधि, मुझे लगता है माही को हम पर शक होने लगा है, अगर उसे पता चल गया कि हम आर्यन की मदद कर रहे हैं, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी,
हमारा मार मार कर कचुम्बर बना देगी। यार तुम एक तो खुद भी टेंशन लेती हूँ, ऊपर से मुझे भी देती है शांति रख। थोड़ी देर में हम कैसे भी करके माही को वहां पर छोड़कर आ जाएंगे। फिर जो हो वो आर्यन संभाले, हम दोनों उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब इन दोनों की किस्मत पर छोड़ देते हैं, विधि ने पाखी के सर पर चपत लगाते हुए कहा। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।